से बताएगा, पता लगा लेगा कि कौन सा पीडीएसएस पीआरबी रिजर्व है एसआईआरएनटी की, क्योंकि इसको सिप को रीड करना है, यूई को सिप को रीड करना है। जैसे यूई क्या करेगा, डाउनलोड करेगा पीडीएसएस पीआरबी जो कि इंडिकेट किया हुआ है पीडीएसएस चैनल के थ्रू, तो क्या करेगा वो डिकोड कर लेगा सिप वन को, और सिप वन के अंदर क्या रहेगा, P11 आईडी रहेगा। इसी को तो खोज रहा था वो। जब मोबाइल हमारा स्विच ऑन हुआ था तो क्या खोज रहा था, P11 आईडी को सर्च कर रहा था। और P11 आईडी कहाँ पर है, सिप वन के अंदर होता है। ठीक है, सिप वन के अंदर होता है P11 आईडी। और सिप वन जब डिकोड किया तो और क्या क्या मिला इसको, ट्रैकिंग एरिया कोड भी मिल गया। और क्या मिला, ECGI मिला, इवॉल्व सेल ग्लोबल आईडी। अगर आपको याद होगा तो मैंने इसके बारे में बता रखा था, ECGI क्या होता है, ट्रैकिंग एरिया कोड क्या होता है, मैंने आपको LT फंडामेंटल्स में मैंने आपको बता दिया है। और PLMN आईडी क्या होता है ये भी मैंने बताया आपको। सिप 2 से लेकर सिप 13 तक क्या करेगा, शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन पता लगा लेगा। मतलब ये सारे सिप कब आने वाले हैं, सिप 2 से लेकर सिप 13 जो सिप हमारे पास जो है वो सारे सिप कब आने वाले हैं उसका भी इंफॉर्मेशन उसको पता लग जाता है। कब, वो सिप 1 को रीड करता है। इस तरीके से क्या करेगा, ये सारा काम कौन किया है, ये जो P11 आईडी जो सर्च कर रहा है ये कौन किया है बताइए। ये जो जितने भी सिप हैं ये सिप पता लगाने वाला कौन है, फिजिकल लेयर है ना जी। सारे को पता लगाने वाला कौन है, फिजिकल लेयर है, यूई का फिजिकल लेयर, वही तो रीड करने की कोशिश कर रहा है फिजिकल लेवल पे। जैसे ही वो रीड करेगा तो क्या करेगा, फिजिकल लेयर आरआरसी को फॉरवर्ड कर देगा, बोलेगा कि भाई अपना अपना P11 आईडी जो तुम खोज रहे थे वो अपना रख लो। और P11 आईडी में क्या होता है, P11 आईडी में क्या होता है बताइए, मोबाइल कंट्री कोड, MMC और MMC मोबाइल कंट्री कोड प्लस मोबाइल नेटवर्क कोड। मतलब कि इससे ये पता लगे कौन सा ऑपरेटर का इसको मिला है ना, और कौन सा कंट्री में है ये भी इसको पता लग गया यहाँ से। जैसे कि 404 होता है इंडिया का होता है, और 08 ले लो आप वोडाफोन का AP का होता है, आंध्र प्रदेश का होता है। जैसे इसको 404 और 08 पता लग गया, इसको ये पता लग गया कि ये वोडाफोन का P11 आईडी है। इसको ये मैटर नहीं करता है कि इसके अंदर जो सिम है वो कौन सा है, अभी इसको कोई मतलब नहीं है। अब वोडाफोन का मिल गया तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब वो फिर से क्या कर रहा है, आप देखो यहाँ पर यूई आरआरसी कीप दिस P11 आईडी। आरआरसी क्या किया, इस P11 आईडी को रख लिया अपने पास और बोला फिजिकल को कि अब इस सेल को तुम छोड़ दो और तुम दूसरे सेल पे जाकर लैच करो, दूसरा वाला सेल है उस पर जाकर लैच करो। और इस तरीके से क्या करता है यूई फिजिकल, सारे सेल का इंफॉर्मेशन उठा के ले आता है। कैसे, जो स्टेप्स मैंने अभी आपको बताया ना, PSS जो स्टार्ट मैंने किया था वही स्टेप अब फिर से स्टार्ट करेगा यहाँ तक, कहाँ तक, 19 तक। PSS रीड करेगा, फिर से SSS को रीड करेगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन को फिर से रीड करते हुए आएगा कहाँ पर, यहाँ पर आएगा। और सारा इस तरीके से जितने भी हमारे जैसे कि हमारा यूई है बीच में, देखो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे यूई मेरा यहाँ पर है, यहाँ पर एक टावर होगा, यहाँ भी 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 एक टावर होगा। सपोज करो ये जियो का टावर है, ये वोडाफोन का है, ये आपका एयरटेल का हो गया, ये आपका BSNL का हो गया, ये आपका आइडिया का हो गया। ठीक है, तो इसको एक टावर का इन्फॉर्मेशन मिलेगा वोडाफोन का इसको मिल गया। ठीक है, लेकिन यूई को पता नहीं है कि इसके अंदर वोडाफोन का सिम है, अभी तक उसको पता नहीं है। तो यूई का आरआरसी ने क्या बोला फिजिकल को, जाओ भाई दूसरे वाला भी सेल से जाके पता करके आओ। ये क्या किया, पूरा रीडिंग का प्रोसीजर वैसे ही क्या किया, सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए एयरटेल का भी P11 आईडी उठा के ले आया और आरआरसी को दे दिया। फिर क्या किया इसने, BSNL पे गया, इसका भी पूरा P11 आईडी उठा कर लाया और यूई को आरआरसी को दे दिया। फिर इस पे गया, आइडिया पे गया, इसका भी पूरा P11 आईडी इन्फॉर्मेशन उठा कर लाया और इसको आरआरसी को दे दिया। फिर क्या किया, जियो पे गया, जियो का भी क्या किया इसने, P11 आईडी उठा कर लाया और आरआरसी को दे दिया। अब आरआरसी क्या करेगा, देखो एक लिस्ट बनाएगा वो। ठीक है, एक लिस्ट बनाएगा, देखिए यहाँ यूई आरआरसी इज गोइंग टू फाइनलाइज द P11 लिस्ट। अब जाकर क्या किया, NAS को दे दिया, ये सारा लिस्ट बनाकर क्या कर दिया, NAS को दे दिया। अब क्या करेगा NAS, अब देखो NAS सेलेक्ट करेगा P11,
विद द सपोर्ट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द सिम। अब वो P11 क्या करेगा, चेक करेगा सिम के अंदर इसके पास कौन सा सिम है। सिम कार्ड में एक होता है ना एमसी नंबर होता है, एमसी नंबर जो 16 डिजिट का नंबर होता है, उस एमसी नंबर से क्या करेगा, वो मैच करेगा। ठीक है, तो उस एमसी नंबर से मैच करेगा। जो आरआरसी ने दिया है P11 आईडी का लिस्ट, क्या उस P11 कोई मैच कर रहा है क्या? अगर मैच कर गया तो क्या हुआ, नैस अपना कंप्लीट करेगा सिलेक्शन P11 का इस तरीके से और प्रोसीड करेगा रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, अब नैस बोलेगा आरआरसी को कि तुम भी अपना काम कंप्लीट करो सेल सिलेक्शन का। ये सारा लिस्ट तो तुमने दे दिया मेरे को, और मेरे को पता लग गया है कि कौन सा है, वोडाफोन का सिम है मेरे पास। तो तुम क्या करो, इस वोडाफोन वाला जो नेटवर्क है उससे जाकर अपना आरआरसी का कनेक्शन को एस्टैब्लिश करो। आरआरसी बोला, फिजिकल से बोला, फिर बात किया, बोला भाई कि सबसे जो बेस्ट सेल है वो बताओ। तुमने तो दे दिया मेरे को इतना सारा इंफॉर्मेशन, लेकिन मेरे को बेस्ट सेल चाहिए, कौन है बताओ मेरे को। ठीक है, जो भी तुमने P11 आईडी मेरे को सिलेक्ट करके दिया है, इनमें से बेस्ट सेल कौन सा है। तो यूई फिजिकल बोलेगा कि एक बार मेरे को चेक करने दो कौन सा बेस्ट सेल है। फिर से क्या करेगा, वो सिंक करने की कोशिश करेगा बेस्ट सेल से। ठीक है, तो यूई आरआरसी क्या कर रहा है, आस्क कर रहा है यूई फिजिकल टू सिंक विद द सेल वंस अगेन। फिर से बोला कि तुम बेस्ट वाला सेल है जो वोडाफोन का, उससे तुम सेलेक्ट होकर मेरे को बताओ कौन सा अच्छा है, क्वालिटी जिसका है। तो यूई फिर से स्टार्ट कर देगा क्या, पीबीसीएस से सिप 1 का रीडिंग प्रोसीजर। पीबीसीएस से अगर आपको याद होगा तो पीएसएस और एसएसएस के बाद आरएस आता है, रेफरेंस सिग्नल, उसके बाद आता है पीबीसीएस। तो पीबीसीएस से उसने क्या किया, रीड किया सिप 1 तक, और इसको शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन भी मिल गया सिप 2 से लेकर सिप 13 तक। और जैसे ही वो शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन मिला सिप 2 से सिप 13 तक, अब अपने को पता है कि सिप 2, सिप 3, सिप 4 कब आने वाला है। तो मैं एग्जांपल दिया हूँ, इस एग्जांपल को अभी छोड़ दो। ठीक है, सिप 2 कहाँ पर आएगा, सिप 3 कहाँ पर आएगा, सिप 4 कहाँ पर आएगा, ये सारा का सारा सिप 1 डिसाइड करता है। सिप 1 बताएगा कि सिप 2 का पोजीशन क्या है। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे कि 32 पे, मॉड्यूलस 32 पे, मतलब 32 रेडियो फ्रेम पे आएगा। 32 रेडियो फ्रेम का मतलब क्या हुआ, 320 मिलीसेकंड पे आएगा। एक रेडियो फ्रेम 10 मिलीसेकंड का, तो 320 मिलीसेकंड हो गया। सबफ्रेम नंबर 4, ऐसा नहीं कि सबफ्रेम नंबर 4 पे ही आएगा, एग्जाम्पल मैंने दिया है, यहाँ पे लिखा है साफ साफ बात। 4 नंबर मतलब कि सबफ्रेम नंबर 4 फिक्स नहीं है, हो सकता है कि सबफ्रेम नंबर 2 पे आ जाए, हो सकता है कि सबफ्रेम नंबर 8 पे आ जाए, कहीं भी आ सकता है, लेकिन 5 पे नहीं आएगा। वो सिप 1 का पोजीशन है। सिप 6, 7, 8 ये कब आ रहा है, 644 रेडियो फ्रेम, मतलब कि 640 मिलीसेकंड पे आ रहा है आपका। इसका भी देखा जाए सबफ्रेम नंबर है तो 8 है, ये कंफर्म नहीं है कि 8 ही आएगा, 7 भी आ सकता है, 6 भी आएगा, 9 भी आएगा, 1 भी आएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यूई क्या किया, इस तरीके से जैसे ही उसको पता लग गया कि ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेल है, सबसे हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सेल है, तो क्या करेगा, यूई का आरआरसी एक जनरेट करेगा एक मैसेज। उस मैसेज का नाम है आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज। क्या नाम है, आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज। और इस तरीके से आरआरसी क्या करेगा, उस मैसेज को अपने लोअर लेयर को फॉरवर्ड कर देगा। लोअर लेयर कौन कौन सा है, पीडीसीपी है, आरएलसी है, मैक है, और इस तरीके से मैक के पास पहुंच जाएगा। और मैक क्या करेगा, इसको एक टेक्निकल नेम दे देगा इस मैसेज को। उस मैसेज का नाम है मैसेज 3। और मैसेज 3 तो आ गया यूई के मैक के पास, लेकिन यूई मैक कहाँ से भेज पाएगा, इसके पास तो रिसोर्स नहीं है। अगर कोई सामान आपको घर से एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो आपको क्या चाहिए, रिसोर्स चाहिए। और रिसोर्स क्या है, व्हीकल है। जब तक कोई गाड़ी नहीं आ जाएगा, जैसे कि आपको एक आप रेंटेड रूम में रहते हो, रेंट वाले रूम में रहते हो, और रेंट रूम में क्या है, आपके पास टीवी है, फ्रिज है, बेड है, सब कुछ है। अब आपको क्या करना है, उस घर को खाली करना है, तो क्या करोगे, आप व्हीकल मंगाओगे जिस पर आप लोड करके इस सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो, भेजेंगे। ऐसा तो नहीं है कि अपना माथे पर रख लिया चल दिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से क्या किया यहाँ पर, मैक को भी चाहिए रिसोर्स कि जिससे वो आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज को भेज सकें। क्यों, क्योंकि आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज जो है काफ़ी हेवी मैसेज है, 80 बिट का होता है। ये कितने बिट का होता है, ये पूछता है सवाल कि आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट कितने बिट का होता है, तो याद रखिएगा 80 बिट का होता है, जो कि काफ़ी बड़ा होता है और इतना आसान नहीं है इसको भेजना।
तो क्या करेगा यूई मैक, क्या करेगा, स्टोर कर लेगा मैसेज 3 को अपने बफर में। मतलब कि उसके पास भी एक अपना बफर होता है जिसमें वो स्टोर कर लेगा और स्टार्ट करेगा रैंडम एक्सेस प्रोसीजर। रैंडम एक्सेस प्रोसीजर स्टार्ट करने का मकसद है कि उसको चाहिए अपलिंक ग्रांट रिसोर्स, मतलब उसको रिसोर्स दोगे तभी जाके ये मैसेज को भेजेगा। और रिसोर्स कौन देगा, ई नोड भी देगा। ठीक है, अपलिंक ग्रांट रिसोर्स बोल लो या पीयूएससीएच पीआरबी बोल लो। अभी हमने देखा था पीयूएससीएच चैनल में पीयूएससीएच पीआरबी होता है, वो डिसाइड करने वाला कौन है, ई नोड भी है। ई नोड भी बोलेगा कौन सा पीयूएससीएच पीआरबी को इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहां तो कुछ समझ में आया सबको? यस सर, यस सर। तो अभी यूई क्या कर रहा है, यूई अपना आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट को बफर में डाल के रैंडम एक्सेस प्रोसीजर को स्टार्ट करने वाला है। और रैंडम एक्सेस प्रोसीजर का मतलब क्या हुआ, मतलब कि अपलिंक ग्रांट रिसोर्स पीयूएससीएच पीआरबी अपलिंक रिसोर्स चाहिए ई नोड बी से। जब तक इसको ई नोड बी अपलिंक रिसोर्स नहीं देगा तब तक ये आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएगा। ठीक है, तो सारा चीज बताएगा कि हाँ कौन सा पीआरबी, कौन सा रेडियो फ्रेम, कौन सा सब फ्रेम, सारा कुछ बताएगा ई नोड बी, तब जाकर ये इस चीज को मैसेज को भेज पाएगा। ठीक है, तो कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर। अभी तक हमने क्या देखा, पावर ऑन प्रोसीजर। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, रैच प्रोसीजर। ये भी इंटरव्यू में पूछता है सवाल कि रैच प्रोसीजर होता क्या है और क्या क्या स्टेप्स हैं। तो अगले 2 क्लासेस में, आने वाला 2 क्लास सिर्फ आपका रैच प्रोसीजर चलेगा। जो भी क्लासेस मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डेली प्रैक्टिस करना घर में। डेली इन द सेंस कि इंग्लिश में प्रैक्टिस करना, पहले तो हिंदी में प्रैक्टिस कर लो आप लोग, फिर उसके बाद क्या करना, समझ कर, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था 10 से 12 लाइन में मैंने आपको बता दिया था सारा इन्फॉर्मेशन, उसी तरीके से फिर से चीज़ नहीं है। जितना पॉइंट मैंने आपको बताया है देखा जाए तो हार्डली 15 से 20 लाइन में हो जाएगा। तो 15 से 20 लाइन में एक अपना नोट्स बना लेना। अगर उसमें भी दिक्कत आ रही है तो मैं आपको फिर से आपको एक ओवरव्यू दूंगा, उस चीज़ को आप रिकॉर्ड कर लेना और उस तरीके से अपना नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी में, और उसी तरीके से अपना इंटरव्यू भी आप देना है आपको। ठीक है, तो पावर ऑन प्रोसीजर, रैच प्रोसीजर, ये तो कंपलसरी है पूछना सवाल 101%। जैसे कहते हैं ना एग्जाम में कि भैया ये तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, और आता भी है, वैसे ही पावर ऑन प्रोसीजर, रैच प्रोसीजर आना ही है इंटरव्यू में। अभी मैं आपको एक्सपर्ट लेवल पर नहीं बताया हूँ, अभी एक्सपर्ट लेवल पे फिर से हम लोग आएंगे एक बार, जब पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, जब आपका मैं इंटरव्यू का तैयारी कराऊंगा, तो इसमें बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन आता है अभी। ठीक है, अभी क्रॉस क्वेश्चन के पीछे मैं गया नहीं हूँ, जब क्रॉस क्वेश्चन बताऊंगा तब देखना और भी ज़्यादा थोड़ा बहुत और मज़ा आएगा। लेकिन अभी पहले आप लोग समझ लो, इसको याद कर लो, तब जाके क्रॉस क्वेश्चन पूछने में भी मज़ा आएगा, बताने में भी मज़ा आएगा। तो पूरा इंटरव्यू की तैयारी मैं तब कराऊंगा जब आपका एक सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, और इसके ऊपर पावर ऑन प्रोसीजर, रैच प्रोसीजर के ऊपर मेरे पास कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन है। उसके बाहर आपको क्वेश्चन आएगा ही नहीं, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर आ ही नहीं सकता है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन ये चीज़ तब बताऊंगा मैं आपको जब आपकी तरफ से मेहनत दिखेगा, तब दिखेगा कि नहीं आप लोग मेहनत कर रहे हो, आप लोग आंसर जो दे रहे हो बहुत ही मतलब कि प्रिसाइज मैनर में, बहुत ही प्रॉपर तरीके से दे रहे हो, तो मुझे भी लगेगा कि नहीं यार बताना चाहिए बंदे को। तो मैं अभी एक्सपर्ट लेवल पे नहीं आया हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर आओगे अच्छे से पढ़ के, और हम लोग एक्सपर्ट लेवल पे बात भी करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं मीडियम लेवल पे, जो भी सवाल मैं बता रहा हूँ ना इंटरव्यू का, वो मीडियम लेवल की बातें कर रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट लेवल पे आया ही नहीं हूँ अभी। तो अभी तक किसी के पास कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, पूछ लीजिए, अभी भी हमारे पास टाइम है। आई थिंक ऑलमोस्ट हो चुका है, 7:30 हो चुका है, लेकिन अभी भी है 2-3-5 मिनट। सर ये सीब जो है रेडियो फ्रेम के अंदर होता है? क्या बोले? सीब सर रेडियो फ्रेम के अंदर रह जाता है? हर चीज रेडियो फ्रेम के अंदर आएगा, आपका अपलिंक हो, डाउनलिंक का डेटा हो, सिप हो, कुछ भी होगा, सब रेडियो फ्रेम के अंदर आएगा। तभी तो मैंने रेडियो फ्रेम 3-4 दिन पढ़ाया आपको। रेडियो फ्रेम पढ़ाने का मकसद क्या था, ये तो था मेरा, आपको मैं विजुअलाइज करा दूंगा कि कैसे आपका अपलिंक डेटा जाएगा और डाउनलिंक डेटा जाएगा, वो भी मैं आपको विजुअलाइज करा दूंगा। आप देख सकते हो अपने आंखों से, आप समझ जाओगे कि ये मेरा डेटा कौन सा रेडियो फ्रेम में जा रहा है, समझे? मैं सर कलर बताए थे, कलर भूल गए, कलर तो बताए थे। हाँ बोलिए, क्या बोले?
कलर सर भूल गए, कलर जो बताए थे कि वो कौन सा कलर कलर क्या भूल गए तो डिनोट कोई करता है। दिक्कत नहीं है, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा ग्रुप में, कलर के का नाम क्या क्या है। आप देखिए जो भी प्रॉब्लम है आप बोलिए मेरे से। हम चाहते ठीक। हैं, मेरा मकसद ये है कि मेरा जो स्टूडेंट है वो 100% लेकर जाएं। कुछ भी प्रॉब्लम हो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो बताना है ना जी। मैं बताने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर। आप पूछिए सवाल ना। आपने जैसे कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, कलर कोडिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये था कि आपने कलर कोडिंग उस समय लिखा नहीं था, नोट डाउन कर लिए होते। तो अगर ये वाला जो सवाल पूछ रहे हो ना, ये होता नहीं। कोई नहीं, तो नहीं, मैं आपको हमको लगा जो व्हाइट वाला था ना, हमको लगा उसको भी फिल कीजिएगा तो इकट्ठे बताइएगा कलर अलग अलग जो भी है, नहीं नहीं, इसलिए मैं उसको आपको नहीं एक नोट बार किए फिर थे। से उसको जो कलर कोडिंग है मैं आपको बता दूंगा। कलर कोडिंग समझने के लिए है, ठीक है, रटने के लिए नहीं है। रट मत लेना पोजीशन इसका, ठीक है। रट भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशन वही रहेगा। वैसे ये 3GPP ने डिफाइन करके रखा है, ठीक है। 3GPP ने सब कुछ डिजाइन किया है। तो, देखा जाए तो प्रोटोकॉल क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है। आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, सब कुछ पहले से बना बनाया है, आपको बस उसी को तो पढ़ रहे हो आप। आपको उसमें कुछ R&D करना ही नहीं आपको, ठीक है। ठीक है सर। और कोई सवाल किसी का? सर समय बहुत कम मिलता है, इसका कोई उपाय बताइए। क्या किस जॉब टाइप का करते समय हुए कम मिलता है मतलब? जॉब करते हुए पढ़ने का समय बहुत कम मिलता है। तो ये तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैं तो पहले ही बोला हूँ, जो लड़का नोट्स बनाएगा प्रॉपर तरीके से और जो लड़का रिवीजन करेगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि तीसरा महीना के कंप्लीट होते होते उसको जॉब लग जाएगा। जो लड़का मतलब कि लग रहा है कि नहीं आज नहीं कल नोट्स बनाएंगे, कल रिवीजन करेंगे, तो फिर वो 3 महीना के बाद भी लड़का वैसे ही घूमेगा, बोलेगा कि भैया अभी तो मेरे को 1 महीना और चाहिए टाइम वो तो रिवीजन पीछे करने हो के लिए। जाएगा ना सर। जैसे पीछे ही हो जाएगा। एक दिन बैक हो गया कि 2 दिन और क्लास का वो आगे का समझ में नहीं आएगा। नहीं आएगा, तो इसलिए कहता हूँ नोट्स बनाना कंपलसरी है, आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। रात का निकालो टाइम। मैं जानता हूँ 3 महीना अगर मेहनत कर दी है, रात को 12 बजे 1 बजे तक पढ़ाई करो उसको। चलो मैं मानता हूँ 8 बजे तक आपने काम किया, 9 बजे तक काम किया, 9 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक भी पढ़ाई करोगे ना, या 12 बजे तक, 3 घंटा, 3 घंटा सफिशियंट है। 3 घंटा आप रिविजन करो। और नहीं तो नोट्स तो बनाना ही पड़ेगा। नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो फिर इसका प्रिंट आउट ले लो। मेरे जो स्लाइड आप स्नैपशॉट लेते हो ना, डेली बेसिस पे उसका स्नैपशॉट ले लिया करो, वो एक तरीका है। स्नैपशॉट लेकर उसका उसका प्रिंट आउट ले लिया करो, या जेरोक्स करा लो, जो भी आपका, उससे पढ़ो। उससे आपको टाइम सेविंग होगा लिखने उखने का। इससे ज़्यादा शॉर्टकट मैं क्या बताऊँ आपको। अभी मैं आपको एक बुकलेट भी दे दूंगा, ठीक है, बुकलेट दे दूंगा, डॉक्यूमेंट्स दूंगा पढ़ने के लिए। उसको ना पढ़ना, सर, उसको प्रिंट लिखना आउट भी करा लेना। जरूरी है, लिखने से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। हाँ, लिखना जरूरी है। इससे क्या होता है, आपका कंसेप्ट बिल्कुल आप सही बोला, इसलिए मैं जोर देता हूँ लिखने के लिए। लिखने से क्या होता है ना, आपको याद भी होते रहेगा। और सेम टाइम पे लिखोगे, जैसे कभी कंप्लीट हुआ ना सिलेबस आपका, अभी मेरा क्लास कंप्लीट हुआ, अभी लिखोगे ना, तभी आपको याद भी रहेगा बहुत सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताया है। लेकिन यही चीज को आप 5 घंटा 6 घंटा या शाम को लिखोगे तो क्या होगा, कुछ पॉइंट आप भूल जाओगे। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं कल। ठीक है, जिनको वीकेंड बैच लेना है वो मेरे को पिंग करेंगे, ठीक है, तो उस लिंक बैच सर में शेयर कर दीजिए। हाँ ठीक है, थैंक यू गाइज।